आज की इस वीडियो के अंदर हम पिछली वाली वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा बन जाएगा मोर ऑन प्रॉब्लम 6 सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन हो यानी पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी के मजीद शेयर्स परचेज कर ले तो उस वजह से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ वर्किंग्स की थी जिनके अंदर हम जब वो ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग कर चुके थे। नेट एसेट्स जो सब्सिडरी के हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए थे। यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी का नाम हमने गलत लिखा हुआ था तो यहाँ पर हमने इसको ठीक कर लिया, जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी सना लिमिटेड है, उसका नाम यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है। तो नेट एसेट जो सना लिमिटेड के थे वो हमने कैलकुलेट किए थे। इसके अलावा जो गुडविल की अमाउंट थी एट एक्विजिशन वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे जिसके अंदर हमने एट इक्विजिशन एनसीआई जो है वो कैलकुलेट कर ली थी और उसके बाद पोस्ट इक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स का जो पोर्शन एनसीआई का है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 30% जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन 30 सितंबर 2019 को हम अगर देखें तो हमारे पास एनसीआई जो एनसीआई है वो हमारे पास अगर 80% शेयर होल्डिंग है प्लस 100 में से 80% अगर लेस कर दें तो 20% एनसीआई है। लेकिन यहाँ पर हमने 30% से क्यों रिटेन अर्निंग्स को हमने पोर्शन चार्ज किया, क्योंकि 30 सितंबर 2019 तक ये जो भी रिटेन अर्निंग्स कमाई उस डेट तक जो है वो हमारे पास 30% ही एनसीआई थी। लेकिन 30 सितंबर 2019 के एंड के ऊपर आकर हमने फर्दर 10% शेयर परचेज किए तो एनसीआई जो है वो 20% हुई। तो एनसीआई का जो रिटेन अर्निंग्स के ऊपर हक है वो उसका 30% है, तो हमने यहाँ पर 30% ही अप्लाई किया। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनसीआई बिफोर इक्विटी ट्रांसफर। इक्विटी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो फर्दर परचेज की है उससे पहले पहले जो हमारी एनसीआई है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो कितना है जी 21,900 है। लेकिन क्योंकि इस डेट के ऊपर हमने जो फर्दर शेयर्स परचेज किए तो उस वजह से एनसीआई डिक्रीज हो गई थी। यानी पहले अगर एनसीआई 30% थी तो अब जो वो एनसीआई 20% हो गई है, यानी 10% डिक्रीज हुई है। अब 10% एनसीआई अगर डिक्रीज हुई है तो इस अमाउंट में से हमने 10% जो है वो एनसीआई को लेस करना है। तो हमने ये बात पहली वीडियो के अंदर सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन की जो पहली वीडियो है उसके अंदर हमने सीखी थी कि जो एनसीआई का डिक्रीज होता है हम वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिक्रीज को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिक्रीज करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि एट द डेट ऑफ डिक्रीज यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं एट द डेट ऑफ फर्दर परचेज ऑफ शेयर्स। तो इस डेट को जो एनसीआई की वैल्यू है वो है जी 21,900 रुपीज़। तो उसका ही हमने जो है वो 10% अगर लेंगे तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जितनी की एनसीआई की डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 21,900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 अगर करें तो ये यहाँ पर हमने जो है वो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया था। तो इसको हमने डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय एनसीआई की ये जो अमाउंट है ये एनसीआई पहले कितनी परसेंट थी 30% थी, तो ये अमाउंट खुद 30% है तो इसको डिवाइडेड बाय 30 करना है और इसी का 10% अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको हमने 10% लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 7300 की। अब ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर लेस हो रही है तो इसको जो है वो हमने लेस करना है तो हमारे पास एनसीआई जो एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी वो 14,600 की आ जाएगी। नेक्स्ट वर्किंग हमने जो करनी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स की करनी है। तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर जो कंपनी पेरेंट कंपनी है उसकी रिटेन अर्निंग्स भी हमने लेनी है और इसके अलावा जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी भी रिटेन अर्निंग्स लेनी है। तो सबसे पहले जो हरीम लिमिटेड है यानी जो कि पेरेंट कंपनी है उसकी जो रिटेन अर्निंग्स है वो हमने लेनी है। तो वो कितनी अमाउंट के वो हमें दी हुई है एट रिपोर्टिंग डेट 164,000 जो है वो है, यानी 164 मिलियन है क्योंकि उसके ऊपर इसके जो 3 जीरो है वो हमने राउंड किए हुए हैं। इसके अलावा अब इसके अंदर हमने जो है वो सब्सिडरी कंपनी की रिटेन अर्निंग्स ऐड करनी है। तो वो हमें मालूम है कि हम जब वो पोस्ट इक्विजिशन यानी जब से हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया है उसके बाद की जो रिटेन अर्निंग्स है वो हमने लेनी होती हैं। तो उसके बाद की रिटेन अर्निंग हम क्या करेंगे 68,000 में से 53,000 को लेस करेंगे तो जो बाकी रिटेन अर्निंग्स होंगी वो पोस्ट इक्विजिशन होंगी, लेकिन उनमें से 70% हमारा शेयर है क्योंकि हमने उसको 70% शेयर परचेज किए हुए थे। किस डेट तक, रिपोर्टिंग डेट तक। तो यहाँ पर हम जो है वो 70% ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 70% लिया तो अब ये जो अमाउंट आएगी इसको हमने ऊपर वाली अमाउंट के अंदर ऐड करना है। तो टोटल अर्निंग्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी
जो कि हमारे पास आ रहा है जी 174 मिलियन 5 लाख रुपीस। अब जो नेक्स्ट वर्किंग हमने करनी है उसको हमने जो है वो पहली वीडियो के अंदर सीखा था कि डिफरेंस टू इक्विटी हमने कैलकुलेट करना होता है, यानी कैश पेड में से डिक्रीज इन एनसीआई को हमने लेस करना होता है। तो अब यही वर्किंग जो है वो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रुपीस को मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ 30 को। अब कैश पेड जो है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो कैश पेड बाय हरीम लिमिटेड टू बाय एडिशनल शेयर्स वो कितना था जी। वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। यहाँ पर 10% जो आपने शेयर्स परचेज किए, मजीद 10 मिलियन आपने रुपीस पे किए हैं। तो अब यहाँ पर जो अमाउंट मैंने लिखनी है वो 10,000 होगी। इसको यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं। तो अब ये 10 मिलियन जो है वो हमारी अमाउंट हो गई जो कि कैश पेड है। अब डिक्रीज इन एनसीआई हम जैसे कि पहले ही देख चुके हैं कि वो 7300 है। तो उसको हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं कि डिक्रीज इन एनसीआई जो है वो कितना किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे जी। जो एट द डेट ऑफ डिक्रीज जितनी एनसीआई की अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय जितनी एनसीआई की पहली परसेंटेज थी, यानी जिस तरह हमने सबसे पहले देखा 30% एनसीआई, उसके साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है उसके साथ करना है। तो हमारे पास जो है वो 7300 ये अमाउंट आ रही है। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है और ये डिफरेंस किधर जाएगा जी, इक्विटी में जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसके लिए जो एंट्री होगी जनरल एंट्री वो इस तरह होगी कि एनसीआई डेबिट होगी, इक्विटी डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होंगी। तो उस एंट्री को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनसीआई हमारी डिक्रीज हो रही है जी 7300 से। तो एनसीआई को हमने 7300 से डेबिट कर दिया। ये 30 यहाँ पर भी राउंड है, यानी 7 मिलियन 3 लाख रुपीज़ है ये टोटल। और इसी तरह यहाँ पर इक्विटी भी जो है वो 2 मिलियन 7 लाख रुपीज़ की जो है वो हमने डिक्रीज़ की, क्योंकि हमने देखा था कि अगर कैश पेड ज़्यादा हो तो जो और लेकिन डिक्रीज इन एनसीआई कम हो तो फिर जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से हमने इक्विटी को कम करना है। तो यहाँ पर हमने उसको डेबिट करना है। अब इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10,000 की थी, यानी जितना भी कैश पेड किया था हरीम ने 10% ये जो इंक्रीज शेयर्स किए हैं उनको परचेज करने के लिए, वही इन्वेस्टमेंट है। तो वो 10,000 हमने उसको क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर आ रही होंगी। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमने एलिमिनेट करनी है। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया है। अब वर्किंग्स हमने कर लिए हैं और उसके बाद हमने जो है वो हमारे पास क्वेश्चन भी है। तो अब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। सबसे ऊपर हमने हरीम लिमिटेड ग्रुप का नाम लिख दिया, उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 30 सितंबर 2019। सबसे पहले हमने एसेट्स की अमाउंट्स लिखनी होती है, यानी एसेट्स की डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर हम जो है वो एसेट के लिए भी अमाउंट्स के लिए भी 30 को राउंड कर देंगे। सबसे पहला जो एसेट है वो हम गुडविल लिखते हैं। तो गुडविल हमारी क्या है जी, एट रिपोर्टिंग डेट वो 9 मिलियन 4 लाख रुपीज़ की है। तो यहाँ पर भी हम जो है वो 30 राउंड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी जी। वर्किंग 3 से हमने गुडविल देखी है तो उसके साथ वर्किंग 3 भी लिख दिया और 9.4 मिलियन अमाउंट आ गई। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर हम बैलेंस शीट में जाकर देखें तो 1,60,000 ये है और सना लिमिटेड के 60,000 है। लेकिन यहाँ पर हमें जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई थी कि 40 मिलियन का एसेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि वो 45 मिलियन का है। तो वो 5 मिलियन का जो डिफरेंस है उसको भी हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगी वो कितनी है जी, 225 मिलियन रुपीज़ के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास कितनी है, 59,000 की है। लेकिन इसमें से जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर की है उनको हमने एलिमिनेट करना है। तो वो क्या है जी, 45,000 की एक इन्वेस्टमेंट थी जब वो 70% शेयर्स परचेज किए थे और 10 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट थी इन सब्सिडरी कंपनी की। तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट्स हमने लेस कर दी। तो बाकी जो 4 मिलियन की अमाउंट बचती है जो कि इन्वेस्टमेंट में यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होगी। इसके अलावा करंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट्स हमने दोनों को ऐड करना है। तो इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी जी 1,15,000 यानी 1,115 मिलियन रुपीज़ है। और उसको इसके अंदर सारी अमाउंट्स के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे जो कि 353,400 के हैं। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल देनी है। उसके लिए यहाँ पर ऊपर सबसे पहले मैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो हमेशा हम पेरेंट कंपनी का लेते हैं। तो वो 164 मिलियन का है जो कि यहाँ पर हमने
सॉरी 164 मिलियन का नहीं बल्कि 50 मिलियन का है, तो यहाँ पर हमने उसकी अमाउंट जो है वो 50 मिलियन लेनी है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग्स हमने वर्किंग में कैलकुलेट की थी, तो वर्किंग्स के यहाँ पर जाके वर्किंग में से देख लेते हैं कि रिटेन अर्निंग्स कितनी है जी। 174,500 जो है वो समथिंग है, तो उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर वो रिटेन अर्निंग्स आ गई। अब हमने जो हम कह रहे थे कि जो डिफरेंस है वो हमने इक्विटी के अंदर लेके जाना है, और जिसकी वजह से हमने इक्विटी को कम करना है, तो 22.7 मिलियन की अमाउंट है, तो उसको हम जब वो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी का नाम दे के, क्योंकि इसकी वजह से इक्विटी कम हो रही थी, तो इसको हमने यहाँ पर नेगेटिव शो करना है। इसके साथ हमने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। इसके अलावा इक्विटी का पार्ट बनेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि है जी 14 मिलियन 6 लाख रुपीज़ का, तो उसके लिए हम यहाँ पर नाम देते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इसकी अमाउंट जो है वो लिखते हैं और इन सब के अंदर ऐड करें, तो हमारे पास टोटल इक्विटी जो आ रही है जी वो 236,400 आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ लेनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम देख रहे हैं कि 25,000 और 18,000 की हैं, तो उनको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर देना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो उनकी अमाउंट आ रही है 43,000 यानी 43 मिलियन। याद रहे कि ये जितनी भी हम अमाउंट्स लिख रहे हैं इन तीनों, इन सब के लिए 3 जीरोज हमने ऊपर राउंड किए हुए हैं, और ये मिलियन के अंदर अमाउंट्स हैं। अब मजीद हमने करंट लायबिलिटीज़ लिखनी है, जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दी हुई है 45,000 और 29,000 की, यानी 45 मिलियन और 29 मिलियन रुपीज़ है, तो ये टोटल बन जाता है 74 मिलियन रुपीज़। और अब हम इनका अगर टोटल करें, इस अमाउंट का, इस अमाउंट का, और जो हमारी इक्विटी है उसका, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आ रही है वो 353,400, यानी 353 मिलियन 4 लाख रुपीज़ जो है वो हमारे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगर पेरेंट कंपनी मजीद अपनी सब्सिडरी कंपनी के एक्विजिशन पर शेयर्स परचेज करे, तो उस वजह से जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, जिनमें से उन इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है, जो कि हमारा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के नाम से है 2.7 मिलियन रुपीज़।